हेलो एवरीवन, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। आज जो कि हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास साइकिल की क्लास में हम देख रहे थे नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। नागरिकता है हमारे सिलेबस में नहीं है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन कल मैंने और कहा कि हमने कुछ बेसिक जानकारी है वो ले लेते हैं, सीधे सीधे आर्टिकल्स को है वो पढ़ लेते हैं, ये भी मैंने कहा था। और नागरिकता है वो किसी एग्जाम में नहीं आती, सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम में आती है। तो ये बातें हमने सीधा सीधा है, बेसिक जानकारी है वो देख ली, यानी कि आज हम पढ़ेंगे उससे आगे। एक बार फिर से देखते हैं कि पहला भाग हमने पढ़ा था संघ और राज्य क्षेत्र, उसमें हमने देखा था आर्टिकल 1 से 4 तक, और बीच में हम एकीकरण में भी घुस गए थे, एकीकरण भी देख लिया था। फिर आता है भाग 2 नागरिकता वाला, उसमें हमने देखा था कि उसमें आर्टिकल हमने देखे थे 5 से लेके 11 तक। फिर हमारा आज तीसरा भाग आता है, कौन सा? मौलिक अधिकार। आज हम पढ़ेंगे तीसरा भाग, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी कि आर्टिकल 1 से 4 तक संघ क्षेत्र भाग 1 वाला, 5 से 11 तक भाग 2, ये हो गया भाग 3, ये हो गया हमारा भाग 3। इसमें 11 पे समाप्त किया था। आगे हो जाओ आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, इसको हम देखते हैं। आर्टिकल 12 से देखते हैं। पहले तो बात ये आती है कि मौलिक अधिकार कहते किसे हैं। पहली बात ये हमारी ये आती है कि मौलिक अधिकार वो किसे कहे। मौलिक अधिकार का मतलब है, इसे मौलिक का मतलब है तो हमारे संविधान के द्वारा दिया गया। अधिकार का मतलब होता है दावा, किसी चीज पे हमारा दावा है, हमारा अधिकार है। हम कह सकते हैं कि भाई ये क्षेत्र है, मान लो कोई क्षेत्र का ले लो कि भाई ये क्षेत्र है, इस पे मैं दावा कह सकता हूँ कि इस पे मेरा अधिकार है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि मौलिक अधिकार यानी कि हमारा किसी चीज पे दावा होना। आगे हम देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12वां। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको और चीजें बता दूं कि भाई मौलिक अधिकार को हमें जो कि 6 भागों में पढ़ेंगे। 6 भाग कौन कौन से हैं? जैसे कि एक है जो कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व सांस्कृतिक क्षेत्र का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन सबको हम देखेंगे। तो एक बार लिख लें आपकी इच्छा हो तो सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे समता का अधिकार। समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है हमारा चौथे वाला है, इसको कह दो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट हमारा 5वां वाला है कि सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। और लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि हम फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हम 6 पार्ट में पढ़ेंगे। 6 पार्ट में अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट है हमारा समानता जो कि समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 5वां है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें एक और था संपत्ति का अधिकार, उसको है जो कि इसको है 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको हटा दिया गया, उसकी बात हम आगे और करेंगे। लेकिन ये है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। अब इनको हम एक एक को पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको आगे आगे बता दूंगी कि भाई इसमें कौन से आर्टिकल है, इसमें जो कि 14 से लेकर 18 तक है, वो बातें हम जैसे जैसे आर्टिकल में आएंगे वैसे वैसे कर लेंगे। पहला हमारा टॉपिक ही क्या है? समता का अधिकार। इसमें आर्टिकल आते हैं 14 से लेकर 18 तक, इनको हम और है जो कि आगे देख लेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट है वो 32 तक आते हैं, 32 तक आते हैं। यानी कि पहले भी बताया कि 35 लिख दिया क्या, 32 तक, यानी कि आर्टिकल है जो कि 12 से लेके 32 तक हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो आते हैं।
तो चलो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है, तो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे तो 14 से 18 तक है, वहां पे मैंने लिखा 12वां, लेकिन 2 आर्टिकल रह गए साहब, यानी कि 12वां और 13वां। पहले इनको देखेंगे फिर समता के अधिकार में आएंगे। तो फटाफट से इनको आप अगर लिखना चाहो या स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो फटाफट से ले लो, फिर आगे चले। फिर आगे चले। फिर हम आज पहले तो वो वाले 2 देख लेते हैं, 12वां और 13वां है आर्टिकल है, वो क्या कहते हैं। चलो ये हो गया। पहले हम देखते हैं आर्टिकल 12वां है वो क्या कहता है। अब है जो कि हम साथ साथ में पीवाईक्यू भी करेंगे, क्लास में कर लिया करेंगे, और आपको टेलीग्राम पे आज मैं आपको एक क्लास के एंड में एक अच्छा सा क्वेश्चन दूंगी, उसको आपको लिखना है। तो चलो देखते हैं। आर्टिकल 12वां की बात करूं, आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 हमें सीधा सीधा कहता है कि आप है जो कि राज्य की परिभाषा दो, राज्य की परिभाषा। लेकिन आपको कंफ्यूजन आया होगा, अब राज्य की परिभाषा ये मांग रहे हैं आर्टिकल 12वें में, लेकिन हम तो राज्य की परिभाषा तो जो कि पॉलिटी की पहली क्लास में ही देख ली थी कि भाई राज्य के 4 गुण होते हैं, निश्चित जो कि निश्चित भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, संप्रभु सरकार होनी चाहिए। 4 गुण हमने देखा था, उस समय राज्य की परिभाषा देख ली थी। और कौटिल्य ने अपने अर्थ सिद्धांत के सिद्धांत कहा कि भाई, सप्तांग सिद्धांत कहा कि भाई राज्य के 7 तत्व होने चाहिए, उसमें राज्य की परिभाषा भी देखी थी, राज्य के सिद्धांत भी देखे थे। सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, राज्य का देवीय सिद्धांत है, और जो कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो इसमें क्यों मांग रहे हैं ये वाले? तो इसमें मांग रहे हैं कि भाई राज्य की परिभाषा होनी चाहिए, लेकिन ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जो कि मानव के फंडामेंटल राइट्स को ये बनाए रखते। बात कह रही है जैसे कि राज्य में कौन आता है? राजस्थान आता है, गोवा आता है, कर्नाटक आता है, यूपी आते हैं, एमपी आते हैं? नहीं साहब, कौन आते हैं? पूरा भारत देश है वो राज्य के अंदर आता है। राज्य की परिभाषा इसलिए कह रहे हैं कि भाई राज्य के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो मानव के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को बनाए रखते हैं। तो जैसे कि मैं बात करूं, पहले संघ की बात करूं, तो संघ में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं? संघ की बात करूं तो संघ में पहला काम ही किसका है? संसद का है, या विधायिका कह दो, संसद कह दो या विधायिका कह दो। संसद प्लस में कार्यपालिका, कार्यपालिका है तो फिर न्यायपालिका भी होनी चाहिए? नहीं भाई, न्यायपालिका नहीं होती। क्यों? क्योंकि संसद का काम है कानून को बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, लेकिन न्यायपालिका तो ऐसा कोई काम ही नहीं है। न्यायपालिका तो कहती है कि भाई कोई भी कानून का हनन करता है उसको क्या दूंगा मैं? सजा दूंगा। ये बात हमने कहाँ पे देखी? क्लास के पहली क्लास में ही देख ली। फिर आते हैं राज्य। राज्य क्या कहते हैं? राज्य ये कहते हैं कि भाई विधायिका है राज्य की और कार्यपालिका है। हम भी क्या करेंगे? हम भी हमारा संविधान बनाएंगे और लोगों में लागू करेंगे। इसमें आता है क्या? इसमें सुप्रीम कोर्ट को ले सकते हैं? नहीं। इसमें हाई कोर्ट को ले सकते हैं? नहीं। इसको न्यायपालिका शामिल ही नहीं है। फिर आते हैं और कोई राज्य में और कोई सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर वगैरह, जैसे कि एक तो पंचायती राज संस्था है, पंचायती राज संस्था। और भाई ऐसे क्षेत्र जैसे कि उसको वेतन है वो राज्य सरकार देती है, यानी कि एक शब्द में कहें तो राज्य द्वारा पोषित संस्थाएं वो भी इसमें शामिल होती हैं। राज्य द्वारा पोषित संस्थाएं ये भी इसमें शामिल हो गई। और बात करूं तो सार्वजनिक उपक्रम है वो भी इसके अंदर, प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो भी इसके अंदर। सार्वजनिक उपक्रम जैसे कि मान लो कहीं भी उठ जाओ, चले जाओ,
सार्वजनिक क्षेत्र कहीं भी जाओ, बाजार जाओ, आप कोई कुएं तालाब कहीं पे जाओ, बावड़ी वगैरह मंदिर वगैरह, वहां पे आपके फंडामेंटल राइट्स है उनका हनन किया जाता है क्या? नहीं किया जाता। ऐसे तो है नहीं कि भाई मंदिर में है जो कि इस वर्ग के लोगों को एंट्री नहीं है, नहीं भाई, कोई दिक्कत बात नहीं है। सभी के सभी मंदिर वगैरह में, कोई भी सार्वजनिक स्थान हो, वहां पे हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो बने रहते हैं। राज्य द्वारा पोषित संस्था में बिल्कुल बने रहते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में बिल्कुल बने रहते हैं, और संसद की कार्यपालिका है, राज्य की विधायिका कार्यपालिका है, सब अपना जो कि मौलिक अधिकार है वो बनाए रखती है, कोई हनन करता ही नहीं है। वो बात अलग है जैसे कि मान लो गांव वगैरह में आज भी होता है, लेकिन वो इसके अंदर शामिल नहीं है। मैं राज्य की परिभाषा में बस इतना ही बताया गया कि भाई हमारी राज्य की परिभाषा में मानव के मौलिक अधिकार को कौन कौन है वो बनाए रखते हैं। हो गया, समझ में आ गया? तो फटाफट से इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलें आर्टिकल 13वें पे। ले लो फटाफट से। हो गया? आगे चलो, आगे चल के देखते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या है? पहले आर्टिकल 13 को समझेंगे। आर्टिकल 13 पहले बोल के बताते हो। आर्टिकल 13 यह बात कहता है कि अगर कोई, मान लो आपके फंडामेंटल राइट्स बने हुए हैं, लेकिन सपोज दैट, मान लो कि राज्य की संसद, मान लो कि संसद ने या राज्य की विधायिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता हो। जैसे कि मान लो 13वें की पहले की बात करें तो कहता ये है कि मान लो संविधान से पूर्व ऐसी कोई विधि बनाई हो जिसमें संसद ने, वो भी संसद ने बनाई हो, और वो हमारे मौलिक अधिकार को हनन करता है, तो क्या करो साहब? तो उसको कर दो जीरो कर दो, उसको शून्य घोषित है वो कर दो। तो पहली बात ये कहता है कि संविधान से पूर्व बनाई गई विधि जो मानव के मौलिक अधिकार को हनन करता है, जो मानव के मौलिक अधिकार को हनन करता है। ये बात कह रहे हैं संविधान से पूर्व बनाई गई विधि जो मानव के मौलिक अधिकार को हनन करता है, तो क्या करो भाई? न्यायपालिका कहेगी कि इसको जीरो है, शून्य है, वो घोषित कर दो। तो भाई बनाए जो कि हनन करता है, जिसको न्यायपालिका जिसको शून्य घोषित कर दो, शून्य घोषित कर दो। बस ये बात कहता है, ये बात कहता है आर्टिकल जो कि 13वें का पहला। फिर से देखो, जैसे कि मान लो हमारे कोई भी, मैं अगर मान लो आपको उदाहरण दूं, कोई भी उदाहरण दूं कि संसद ने आपका एक अधिकार, एक विधि है, कानून है, वो बना दिया, और हमें कह दे कि भाई आपको सार्वजनिक स्थानों पे है, आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है, तो भाई ये तो हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। यहाँ पे तो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। 13 आर्टिकल में मैं आगे आपको बताऊंगी कि भाई एक तो कहता है कि भाई हमारे मौलिक अधिकार का कहीं भी हनन नहीं होना चाहिए, जैसे ये सार्वजनिक स्थान छोड़ दो, और पंचायती राज संस्थाओं में ले लो। पंचायती राज तो हमने लिख लिया, नगरीय निकाय ले लो, नगरीय निकाय गांवों का ले लिया, शहरों का देखो। अगर आपसे कह दें कि भाई संसद ऐसी विधि बना दे, कानून बना दे कि भाई नगरीय निकाय में आपके साथ है जो कि मौलिक अधिकार है वो नहीं है आपके पास, तो ये तो हमारे आर्टिकल का हनन हो रहा है यहाँ पे। तो फिर क्या किया जाए? सपोज करना है, यहाँ पे रियल में नहीं मानना है, कल्पना करनी है। नगरीय निकाय में आपके मौलिक अधिकार का हनन कर दिया जाए, तो न्यायपालिका क्या कहेगी? न्यायपालिका कहेगी कि इसको जीरो है बना दो, जीरो घोषित कर दो इसको। ये बात कहता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या दूसरा क्या कहता है? आर्टिकल 13 का दूसरा कहता है कि भाई ये कानून तो आपने बना दिया,
लेकिन अब की बार कौन बनाएगी, अब की बार है जो कि संसद नहीं बनाएगी, तो कौन बनाएंगे, विधि तो बनाएंगे, लेकिन अब की बार बनाएंगे राज्य, और वो भी संविधान, ये संविधान के पूर्व है, देख लो ये संविधान के पूर्व है, वो बनाएंगे संविधान के पश्चात, संविधान के बाद में। लो इतना फर्क आ गया। इसमें क्या कहा गया, 13वें के दूसरे में कहा गया कि भाई संविधान के बाद में राज्य ऐसी कोई विधि बनाए जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो उसे क्या करो, तो उसे भी क्या कर दो, शून्य घोषित है वो कर दो, जीरो घोषित कर दो इसे भी। तो भाई ये है, कहता है अब आप 13वें के पहले और दूसरे में अंतर है वो स्पष्ट करते हो, कर सकते हो। तो चलो भाई इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं इसको, कि 13वें का है जो कि दो क्या कह रहा है, 13वें का सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, 13वें का सेकंड पार्ट कह रहा है कि राज्य द्वारा बनाई गई विधि, राज्य द्वारा बनाई गई विधि, राज्य द्वारा संविधान के पश्चात, संविधान के पश्चात बनाई गई विधि जो मानव के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, तो भाई वो क्या मानी जाएगी, तो वह शून्य घोषित कर दी जाएगी, शून्य घोषित कर दी जाएगी। बस ये बात कहता है। क्या आर्टिकल पहला और दूसरा दो ही है क्या आर्टिकल में, पहला पार्ट दूसरा पार्ट नहीं, तीसरा पार्ट भी है। तीसरा क्या कहता है पहले समझो। तीसरा पार्ट कहता है कि कहाँ कब लगे थे हम, कि विधि बना दी, संसद ने बना दी, कि राज्य ने बना दी। तीसरी बात कहता है कि विधि होती क्या है भाई साहब, ये तो हमने समझ गए, लेकिन विधि हम जानते ही नहीं है, तो फिर क्या समझे, विधि नहीं जानते। तो भाई कहते हैं कि चलो आपके लिए एक नया आर्टिकल और जोड़ देते हैं, 13वें का तीसरे वाला। आप क्या कहोगे, हम कहेंगे कि विधि की परिभाषा दो हमें, तो विधि की परिभाषा मतलब भाई ये विधि होती क्या है, हमें तो यही नहीं पता। विधि का मतलब क्या होता है, कानून। और डिटेलिंग से समझाओ, समझ में नहीं आया तो भाई कहता है अगर मान लो राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई हमें आदेश दे दे, जैसे कि राष्ट्रपति है या जो कि अलग अलग राज्यों का राज्यपाल है, वो हमें कोई आदेश दे दे, नियम दे दे, उपविधि दे दे, विधि दे दे, ये सारी की सारी विधि में आती है। अब तो समझ गए, हाँ भाई साहब अब समझ गए। तो क्या कहता है ये कि राष्ट्रपति व राज्यपाल क्या दे दे, हमें कोई आदेश दे दे, और आदेश दे दो, कोई विधि दे दो, उपविधि दे दो, नियम दे दो, ऑर्डर दे दो, नोटिफिकेशन दे दो, आदेश दे दो, और कोई भाई उपविधि नियम हो गया, कोई भी दे दो, कानून दे दो, रूल दे दो, नोटिफिकेशन दे दो। अब तो समझ गए, हाँ अब एकदम अच्छे से समझ गए। अब विधि की परिभाषा, हाँ अब समझ में आ गए। तीसरे वाला कहता है कि विधि की परिभाषा यानी कि कानून, यानी कि और डिटेल में कि भाई राष्ट्रपति या राज्यपाल दिया गया कोई आदेश है, उपविधि है, विधि है, नियम है, कानून है, रूल है, नोटिफिकेशन है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, विधि में आते हैं। समझ गए या समझ गए। फिर से देख लो, 13वें का पहला कहता है कि संविधान से पूर्व बनाई गई विधि जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है, शून्य घोषित कर दो। 13वें के 2 में कहा गया राज्य द्वारा संविधान के पश्चात बनाई गई विधि जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, वह भी शून्य घोषित कर दी जाएगी। विधि की परिभाषा, कानून राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा दिया गया आदेश है, उपविधि है, नियम है, कानून है, रूल है, नोटिफिकेशन है, सब के सब क्या माने जाएंगे, कानून या विधि माने जाएंगे। समझ में आ गया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चले आगे।
इसका एक सिद्धांत है, वो भी बता दूं आपको। उतार लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो आपको। फिर आगे चलिए, एक मैं आपको थोड़ा सा एक सिद्धांत और बताती हूँ इससे ही रिलेटेड कोई। हाँ भाई, एक है पृथक्करण का सिद्धांत, एक है अनाच्छादन का सिद्धांत। एक है पृथक्करण का सिद्धांत, एक है अनाच्छादन का सिद्धांत। क्या कहता है? पृथक्करण के सिद्धांत की बात करूं, पृथक्करण का सिद्धांत, और एक है अनाच्छादन का सिद्धांत। अनाच्छादन का सिद्धांत, इसको थोड़ा समझो। पृथक्करण का सिद्धांत, अनाच्छादन का सिद्धांत। अभी मैंने आपको बताया कि मान लो ऐसी कोई विधि बना दे संसद और कहे कि भाई इसको है जो कि अब है शून्य घोषित कर दो, तो भाई कहता है नहीं, इसको शून्य घोषित तो कर दो। ये तो कहता है पृथक्करण का सिद्धांत कि इसको है पूरी कोई शून्य घोषित कर दो। अनाच्छादन का सिद्धांत कहता है कि नहीं, पूरी जो कि हमें है, जो कि जीरो घोषित नहीं करनी। विधि है, विधि के मान लो हमने कुछ 3 पार्ट है वो बना दिए, 3 पार्ट है वो बना दिए, XYZ कोई भी बना दो। ये पार्ट है हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो इसको तो कर दो जीरो और इन दोनों को कर लो लागू। इसका क्या करें? अरे इसको एक बार ठहराने दो, बंद कर दो, इसको शून्य घोषित कर दो। क्या पता फ्यूचर में इसका है जो कि फ्यूचर में इसका संशोधन करके इसको भी लागू कर दे तो कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए होंगे। ये तो पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि कोई है विधि या कानून बनाया गया और डायरेक्ट है जो कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता हो, तो उसको क्या कर दो, जीरो घोषित कर दो। अनाच्छादन का सिद्धांत कह रहा है नहीं, कोई कानून, विधि, रूल, नोटिफिकेशन कुछ भी बनाओ, लेकिन इसका कोई एक पार्ट है वो संविधान मौलिक अधिकारों का हनन करता है, बिल्कुल इसको कर दो जीरो घोषित। तो इसका करें क्या, फ्यूचर में इसका हम करेंगे संशोधन और फिर इसको भी लागू कर देंगे। समझ गए होंगे। ये तो कहता है पूरे को इस जीरो कर दो, ये कहता है पूरे को नहीं करना, उस पार्ट को करना है सिर्फ जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता हो, और फ्यूचर में इसका हम संशोधन करेंगे और फिर इसको लागू करेंगे। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। आप चाहो तो इसको लिख लो, चलो लिख ही लेते हैं, काम करते हैं। तो पहला लिखते हैं जो कि पृथक्करण का सिद्धांत। पहला कह रहा है हमारे पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत है वो क्या कहता है, फटाफट से लिखो। जैसे कि फटाफट से एक काम करो, मैं बोल देती हूँ, आप लिख लो। चलो मैं लिखा ही देती हूँ आपको। पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहना है कि सब या ऐसे या संसद के द्वारा या राज्य के द्वारा, संसद व ये विधि कोई बना सकता है, राज्य के द्वारा बनाई गई विधि जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, मौलिक अधिकारों को या मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उसको शून्य घोषित किया जाएगा, उसको शून्य घोषित किया जाएगा। बस आगे वाला कह रहा है हमारा अनाच्छादन का सिद्धांत। बस आगे वाला क्या कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ ऐसा पार्ट जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है सिर्फ उसको शून्य घोषित करना है। तो आगे वाला कहता है कि बनाई गई विधि जो मूल अधिकार का कोई भाग, मूल
अधिकारों का कोई भाग है जो कि हनन करता हो, हनन करता हो तो उसको क्या माना जाएगा, सिर्फ उसको शून्य माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। शून्य माना जाएगा। और इस जो बंद किया गया है उसको है जो कि भविष्य में संशोधन कर उसको भी लागू कर दिया जाएगा, संशोधन कर उसको भी लागू घोषित कर दिया जाएगा। लागू घोषित कर दिया जाएगा। बस हो गया पृथक्करण का सिद्धांत, अनाच्छादन का सिद्धांत। आई होप आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। आर्टिकल 12वां हो गया, 13वां हो गया। अब घुस जाओ किसमें, समानता के अधिकार में। अब आ जाओ, समानता का अधिकार है उसमें देखते हैं। आर्टिकल है 14वां है वो देखते हैं। आगे वाली हेडिंग डालो आर्टिकल 14। इसको एक काम करो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चले। फिर आगे चले। आर्टिकल 14 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 14 क्या बात कहता है। आर्टिकल 14 पहले समझते हैं फिर इसको लिखते हैं। आर्टिकल 14 एक बात कहता है, कौन सी? आर्टिकल 14 बात कहता है कि भाई हमने जब देखा था कि संविधान सभा उधार का थैला है, उसमें हमने एक दो बात देखी थी। कौन कौन सी? एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक है विधि के संरक्षण, विधि के संरक्षण प्रक्रिया। आई होप आपको याद आया होगा कि हमने ये दोनों नाम है पहले पढ़ रखे हैं। कब पढ़ा? जब हमने देखा था कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, उन्होंने 8 देशों से कुछ ना कुछ कॉपी किए, उसी में हमने इन दोनों को देखा था। इसकी बात करूं तो ये हमने किससे लिया था? ब्रिटेन से लिया था, ब्रिटेन से लिया था। इसकी बात करूं, विधि के संरक्षण प्रक्रिया की बात करूं, ये हमने लिया था यूएसए से। याद आया होगा आई होप आपको। थोड़ा सा आगे और चलते हैं। भाई इसका अंतर तो बताओ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, विधि के संरक्षण प्रक्रिया, इसका अंतर तो बताओ कुछ। चलो अब अंतर देखते हैं। मान लो अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, 4 परिवार है मान लो, 4 व्यक्ति मान लो आप, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति 3 ही मान लो, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, एक और लिख लो रे, एक ये। मान लो इन चारों के घर में, इनके घर में है जो कि मान लो 3 सदस्य हैं, इनके घर में 9 सदस्य हैं, इसके घर में 12 सदस्य हैं और इसके घर में मान लो 6 सदस्य हैं। सरकार मान लो जो कि गेहूं देती है, मान लो गेहूं देती है एक व्यक्ति के 5 किलो, या हम यहाँ पे इस आधार पे देखेंगे एक व्यक्ति के 1 ही किलो सरकार देती है। इन सब को है, इनको देती है 10 केजी। इसको मान लो ये 15 मान लो, इसको 9 मान लो, इसको 15, इसको 10 केजी गेहूं दे रही है, इसको भी 10 केजी दे रही है, इसको भी 10 केजी दे रही है और इसको भी 10 केजी दे रही है। सरकार ये काम कर रही है, ये होती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सबके साथ है, एकदम समान व्यवहार कर रही है। इनके घर में 3 सदस्य हैं तो भी इसको 10 केजी मिल रहा है, इसके घर में 12 सदस्य हैं तो भी 10 केजी मिल रहा है, उसके घर में 15 है, 10 है, सबको 10-10 केजी मिल रहा है। लेकिन सदस्य तो इनके घर में तो 3 ही है, बाकी गेहूं तो बच जाएगा इनके तो, और इनके 15 है, 5 किलो ही कम पड़ रहा है, इनके तो 10 केजी है, 5 केजी कम पड़ रहा है। तो ये भाई सरकार जो हमारे साथ एक काम करते हैं, समानता करते हैं, उसे कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के संरक्षण प्रक्रिया। ये और क्या कहते हैं? जैसे कि मान लो ये तो मैंने आपको ये वाला उदाहरण बता दिया, ये वाला। उसकी बात करूं तो
भाई इसमें कहता है कि सरकार कहता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में हम सकारात्मक भेदभाव है वो कर सकते हैं। जैसे इसके घर में 3 सदस्य हैं तो इसको 3 केजी गेहूं मिलेगा, इसके घर में 15 सदस्य हैं तो इनको 15 केजी, इनके घर में 12 सदस्य हैं इनको 12 केजी, इनके घर में 9 सदस्य हैं इनको 9 केजी। ये जो सकारात्मक भेदभाव किया जा रहा है वो होता है विधि के संरक्षण प्रक्रिया। कहां से लिए? यूएसए से। ये हमने लिए ब्रिटेन से। तो भाई अब आप समझ गए होंगे, यानी कि विधि द्वारा संरक्षण प्रक्रिया है, इसमें सरकार है वो कोई विशेष परिस्थिति में सकारात्मक भेदभाव है वो कर सकती है। नकारात्मक तो नहीं किया ना, सकारात्मक कर सकते हैं। भाई इनके घर में 3 सदस्य है तो भी 10 केजी मिल रहा है, इसका मतलब इसमें 7 केजी तो वैसे ही फालतू इनके घर में, इनमें 15 है, 10 केजी गेहूं मिला है, 5 केजी की जरूरत तो और है इनको, इसमें 2 केजी जो कि 2 केजी की, इनमें जो कि 1 केजी फालतू ही पड़ा है। तो भाई ये है जो कि एक तो सबके साथ समान व्यवहार करती है, ये होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विशेष परिस्थिति में सकारात्मक भेदभाव कर सकती है, ये होता है विधि के संरक्षण प्रक्रिया। समझ में आया होगा। बस 14वां आर्टिकल इतनी सी बात कहता है कि भाई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि के सम्य जो कि विधि के संरक्षण प्रक्रिया या विधि के सम्यक प्रक्रिया है, इसमें दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। बस इतनी सी बात कह रहा है। समझ में आ गए आप? तो लिखे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि के सम्यक प्रक्रिया। संरक्षण लिख लो या सम्यक प्रक्रिया, विधि के सम्यक प्रक्रिया। थोड़ा सा लिख लें आपकी इच्छा हो तो। चलो देखते हैं। 2 बातें, एक बातें तो लिख ली। ब्रिटेन से लिया गया, ये यूएसए से लिया गया, आपको भी याद आ गया होगा। इसकी बात करें तो भाई इसमें है जो कि सबके साथ एकदम समान व्यवहार है वो किया जाता है। इसमें है सभी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाता है, समान व्यवहार है जो कि किया जाता है। और उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कोई विशेष परिस्थिति में हम सकारात्मक भेदभाव कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। भेदभाव किया जा सकता है, ये बात कह रहा है आर्टिकल जो कि 14वां बात ये कह रहा है। आर्टिकल 14 है वो यही बात कर रहा है। आसान से है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि के सम्यक प्रक्रिया दोनों हैं, इसमें अंतर है वो स्पष्ट करना है। बस इतनी सी बात कह रहा है। समझ में आ गया होगा आपको? तो फटाफट से छाप लो, ये वाला फटाफट से छाप लो। 14वां वाला आर्टिकल इतनी सी बात कहता है। फिर हम आते हैं आर्टिकल 15वें की बात करते हैं कि भाई आर्टिकल 15वें क्या कहता है। हमारे आर्टिकल का नाम क्या है? समानता का अधिकार, सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। बस यही बात इसमें कहा गया। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल जो कि आगे वाली आर्टिकल 15वीं की बात कर लेते हैं। आपकी इच्छा है तो चलो आर्टिकल 15 और क्या कहता है। आर्टिकल 15वीं की बात करें तो पहली बात तो आर्टिकल 15 वो क्या कहता है। इसमें 14वें वाले में कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। आर्टिकल 15 की बात करेंगे। आर्टिकल 15 है एक तो वो 5 है कि वो जो कि कीवर्ड बताता है कौन कौन से, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, इन 5 का बताता है जो कि कीवर्ड है ये। इसके आधार पर जो कि हम 15वीं की बात करेंगे। 15A की बात करूं तो 15A कहता है कि किसी भी राज्य है इन 5 के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, किसी पर भी भेदभाव नहीं करेगा। पहला तो ये हो गया, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा ये कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई सार्वजनिक स्थान है वहां पे भेदभाव है नहीं किया जाएगा। किसको लेके? धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान। ये होता है 15(2) की बात है।
15(3) और क्या कहता है क्या 15(3)? ऑफकोर्स है। 15(3) कहता है कि भाई इसमें महिला और जो कि बच्चे को कुछ विशेष प्रावधान है वो देने हैं, वुमेन और चाइल्ड को है कुछ विशेष प्रावधान है वो देने हैं, ये कह रहा है, जो कि 15वां तीसरी की बात कर रहा है। फिर आता है 15(4) है क्या? ऑफकोर्स है। ये कहता है कि कोई सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को है शिक्षा के मामले में कुछ विशेष प्रावधान है वो करना चाहिए। किसके मामले में? सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को कुछ विशेष प्रावधान है वो देना है। आर्टिकल 4 बात कहता है, आर्टिकल 15 का 5वां कहता है कि भाई जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से, तो ये तो हो गया कि भाई इनको है कुछ शिक्षा के मामले में कुछ विशेष प्रावधान है वो देने। यही बात कहता है आर्टिकल 5वां, इसको 103 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि मान लो कोई शिक्षा शैक्षणिक संस्था मान लो, उसमें अगर पद है वो थोड़े बहुत खाली है, थोड़े बहुत क्या, 5वें में कहा गया कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई शिक्षण संस्था है और उसमें पद खाली हैं, तो भाई इनको आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को है विशेष प्रावधान देके उन सीटों पे इनको है जो कि नियुक्त करना है। बस 15वें वाला ये बात कह रहे हैं। 5 नाम है, फटाफट से रट लो। धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान। इसको लिखते एक बार फिर से देख लो। आर्टिकल पहले के ए में कहा गया है कि राज्य है इन 5 के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। दूसरे वाला कहा गया सार्वजनिक क्षेत्रों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरे वाला कह रहा है कि जो कि महिला और बच्चे को कुछ विशेष प्रावधान दिया जाना चाहिए। चौथा कह रहा है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को शिक्षा के मामले में कुछ विशेष प्रावधान देने चाहिए। चौथा कह रहा है शिक्षा के मामले में। 5वां कह रहा है कि शिक्षण संस्थाओं के मामले में कुछ विशेष प्रावधान है वो दिए जाने चाहिए। समझ में आ गया होगा? 5 के 5, 15वें के 5 है, इनको फटाफट से छाप लेते हैं कि भाई 5 के 5 क्या कहना चाहते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। एक बार अब आपको अंगुलियों पे याद होना चाहिए। क्या क्या अंगुलियों पे याद होना चाहिए? तो देखो, कह रहे हैं कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन? राज्य। कितना आर्टिकल? 15वें का पहला। दूसरा कहता है इन 5 के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पे भेदभाव नहीं किया जाए। जैसे मंदिर मान लो, तालाब मान लो, कुएं मान लो, बावड़ी मान लो, कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा कहता है कि महिला व बच्चों को विशेष प्रावधान देना चाहिए। चौथा कह रहा है कि आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को है शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि शिक्षा के मामले में कुछ विशेष प्रावधान दिया जाना चाहिए। चौथा 5वां क्या कहता है कि भाई ये जो कि पिछड़े हुए लोगों को है शिक्षण संस्थाओं में पदों के आधार पर है विशेष प्रावधान देके नियुक्त किया जाना चाहिए। बस ये बात कहता है। तो देखते हैं फटाफट से। ऐसे मान लो कि 15 और 16 दोनों के दोनों आर्टिकल है, आरक्षण की बात करता है, इतनी सी बात करता है। तो 15वें की बात करूं तो 15वां कहता है कि पहले धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। कौन भेदभाव नहीं करेगा? राज्य भेदभाव नहीं करेगा भाई, ये इसको याद रखना, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। दूसरे में बात कही गई है सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में इन 5 के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा। ठीक है भाई। 15वें का तीसरा क्या कह रहा है कि महिला व बच्चों को विशेष प्रावधान दो।
महिला व बच्चों को विशेष प्रावधान दिया जाना चाहिए, विशेष प्रावधान दिया जाना चाहिए। दिया जाना चाहिए। बस। चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है कि सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को है कुछ शिक्षा के मामले में विशेष प्रावधान दो। साफ साफ बात ये कह रहा है कि हमें आरक्षण दो, इतनी सी बात कह रहे हैं। अगर हम एक शब्द में लिखे, आरक्षण की बात है, मैं आपको कल बताऊंगी। चौथे की बात करूं तो भाई चौथा कहता है सामाजिक व आर्थिक रूप से, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षा या शैक्षणिक आधार पर विशेष प्रावधान दिया जाना चाहिए, विशेष प्रावधान दिया जाना चाहिए। विशेष प्रावधान दिया जाना चाहिए। फिर पांचवा क्या बात कह रहे हैं? पांचवा बात ये कह रहे हैं कि भाई जो इन निम्न वर्ग के लोगों को है, निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षण संस्थाओं के मामले में, शैक्षणिक यहाँ पे सीधा शैक्षणिक है, वहां पर शिक्षण संस्थाओं के मामले में कुछ विशेष प्रावधान दिया जाना चाहिए। कब जोड़ा गया? जो कि 103 संविधान संशोधन द्वारा, 103 संविधान संशोधन द्वारा यह है जो कि जोड़ा गया, संविधान संशोधन द्वारा है जो कि ये जोड़ा गया था। और इसमें क्या गया भाई, इन निम्न वर्ग के लोगों को है शिक्षण संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान। बस ये हो गया हमारा जो कि 15वां आर्टिकल है। बताओ कोई दिक्कत है तो फटाफट से बता दो कि भाई ये जो कि समझ में नहीं है। तो ये भाई हमारा आर्टिकल है जो कि 15वां आर्टिकल है, वो एकदम कंप्लीट हो गया। राज्य भेदभाव नहीं करेगा, सार्वजनिक क्षेत्र महिलाओं बच्चों को विशेष प्रावधान, और यहाँ पे शिक्षण शैक्षणिक आधार पर विशेष प्रावधान, यहाँ पे शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान। ये बात कहता है हमारे आर्टिकल 15वां। आज हमने कौन कौन से आर्टिकल पढ़े? 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 4 आर्टिकल पढ़ लिए। आपको अंगुलियों पे याद होना चाहिए। 12वां कह रहा है कि राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा में कार्यपालिका न्यायपालिका संघ की, फिर राज्य की कार्य विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका शामिल नहीं है। तीसरे में पंचायती राज संस्था है, सार्वजनिक उपक्रम है या राज्य के द्वारा पोषित कोई भी संस्था है, ये 12वें आर्टिकल में आती है। 13वें में कहा गया है कि भाई हमारे संविधान में ऐसी कोई, संविधान से पहले ऐसी कोई विधि बनो जो हमारे संविधान मौलिक अधिकारों का हनन करती है, उसको क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। 13वें के दूसरे में यही बात कही गई कि भाई मान लो राज्य कोई ऐसी विधि बना दे संविधान के पश्चात और हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, उसको भी क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। 13वें की तीसरे में बात कही गई है कि भाई विधि की परिभाषा दी गई है, जैसे कि मान लो राष्ट्रपति है, राज्यपाल द्वारा कोई भी ऑर्डर है, आदेश है, नियम है और कोई नोटिफिकेशन है, रूल है, ये सब के सब विधि की परिभाषा में। आर्टिकल 14 क्या बात करता है? आर्टिकल 14 में हमने देखा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि के सम्यक प्रक्रिया में दोनों में अंतर पूछा है, और तो कुछ पूछा ही नहीं है। 15वें में मैंने अभी बता दिया कि भाई जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर है, भेदभाव नहीं किया जाएगा, इतनी सी बात 15वां कहता है। सार्वजनिक क्षेत्र, महिला व बच्चे और शिक्षण संस्था, शिक्षण जो कि शैक्षणिक आधार पर, और 5वां है शिक्षा के आधार जो कि शैक्षणिक संस्थाओं के आधार पर। 103 संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। आई होप आपको आज वाला पढ़ाया हुआ एकदम अच्छे से समझ में आए हैं। और आज मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ कि भाई आपको आर्टिकल 15 है उसको एकदम अच्छे से लिख के लेके आना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 15 पे एक लेख लिखना है तो फटाफट से एक अच्छा सा लेख लिख के आना। ऐसा नहीं कि भाई ऐसे रांद सी काट दी, नहीं, एकदम अच्छे से कि भाई 15वां वाला आर्टिकल ये बात कहता है, 15वां 2 वाला ये बात कहता है, एकदम अच्छे अच्छे लिख के लेके आना, जिससे हमारी क्या होती है, आंसर राइटिंग की डेवलपमेंट होती है। हमारे पास शब्द आते हैं कि भाई ऐसे ऐसे शब्दों को व्यवस्थित तरीके से हम जचा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलो भाई आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे, और आपको समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और
टेलीग्राम को ज्वाइन करना तो कतई मत भूलना, क्योंकि वहां पे हम आंसर राइटिंग वो करते हैं। आंसर राइटिंग हम धीरे धीरे डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा ही नहीं कि एक दिन है 2-4 पेज लिख लिए, नहीं भाई। आज मैंने आपको आर्टिकल 15 दिया, उसको आराम से धीरे धीरे लिखना, ताकि आपकी आंसर राइटिंग कुछ डेवलपमेंट हो सके। तो चलो भाई, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद।